तो योगा एजुकेशन के बारे में जानने से पहले या उसके बारे में बताने से पहले हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हम योग का इंट्रो देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग। तो योग का अर्थ क्या है? अगर देखें, सभी रोज योग के बारे में डिस्कशन होता ही है, तो योग का जो मीनिंग है कि योग संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका मतलब है जोड़ना, संचालित करना, संबद्ध करना और सम्मिलित करना। तो ये योग का मीनिंग है। अगर देखा जाए तो योग, हम अगर योग दर्शन के बारे में बात करें तो ये हमारे षट दर्शनों में से एक दर्शन है। ठीक है। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा, इनकी उत्पत्ति भारत में लगभग 5000 ईसा पूर्व हुई थी। 5000 ईसा पूर्व में हुई थी। पहले यह विद्या कहां से थी? गुरु शिष्य परंपरा, तथा गुरु शिष्य परंपरा के तहत ही इस विद्या को दिया जाता था, योग विद्या को, और पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी में इसको हस्तांतरित किया जाता था। ठीक है। लगभग 200 ईसा पूर्व महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्रों को, योग विद्या को या योग को सूत्रों में क्रमबद्ध करके पतंजल योग सूत्र की रचना की। तो इसलिए इसको हम एक ज्ञान का बहुत बड़ा सार मानते हैं, या सार है भी, जो योग शिक्षा का एक बहुत ही बड़ा हमारे पास, इसको साधन समझ लीजिए, या एक बहुत बड़ा ऐसा ग्रंथ है जो हमें अपनी संस्कृति से मिलाता है या हमें अपनी संस्कृति के बारे में बताता है। तो बेसिक मीनिंग योग का ये हो गया। अब हम करेंगे योग शिक्षा का अर्थ। तो योग शिक्षा क्या है? व्यक्ति के जीवन में योग शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि बताया गया है कि हमने एजुकेशन के बारे में बात करी थी। एजुकेशन क्या है? जो हमारा सर्वांगीण विकास करती है। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत सभी चीजें आ जाती हैं। हमारा व्यक्तिगत विकास भी है, सामाजिक है, नैतिक है, हमारे वैल्यूज हैं, सब उसी के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन योगा एजुकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, या योगा एजुकेशन का मीनिंग क्या है? योगा एजुकेशन का या योग शिक्षा का अर्थ है कि जिसके द्वारा व्यक्ति का विकास ही नहीं, वरन सारे समाज, सारे राष्ट्र और पूरे देश का, या पूरी संस्कृति को मान लीजिए, या पूरे समाज के साथ साथ देश और पूरे हमारे जो राष्ट्र है या हमारा जो पूरा विश्व है, उसका कल्याण माना गया है। योग शिक्षा ही एक ऐसा सफल और सहज साधन है जिसके अंदर आप पूरी तरह से हर क्षेत्र में ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। पहले जैसा कि बताया था कि पहले योग शिक्षा क्या था, कि ये गुरु शिष्य परंपरा के तहत ही आप इसको जानते थे। या हमारे दिमाग में जब भी हम योग शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो एक दिमाग में यही ख्याल आता है कि योग शिक्षा क्या है? जो संत महापुरुष या संत महात्मा जो आपस में जो तपस्या जो करते थे पहाड़ों पर जाकर, या फिर जो ज्ञान देते थे या अपने शिष्यों को जो सिखाते थे, हम समझते थे योग शिक्षा सिर्फ वही है। लेकिन योग जितना जरूरी हमारे लिए सांस लेना है ना, उतना ही जरूरी हमारे लिए अपनी संस्कृति के साथ जुड़कर रहना है। और संस्कृति कहाँ है? योग में ही सब कुछ समाहित है। तो योग शिक्षा, हमने बेसिक इसका मतलब समझा है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब योग शिक्षा की एजुकेशन में या शिक्षा में योग शिक्षा को क्यों सम्मिलित किया गया, ये अभी दोबारा से इतना क्यों लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, या इसको ऐसा, इसके लिए इतना सबका ध्यान जा रहा है कि हमारे मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी इंटरनेशनल योग डे को बनाया, कि जिससे कि लोग जन जन तक इसका संदेश उपदेश पहुंचे और घर घर में लोग योग को अपनाएं। तो आज की आवश्यकता को देखते हुए योग बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें नैतिकता कहीं ना कहीं बहुत पतन की ओर है। हमारी जो शिक्षा सिस्टम है या जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें एजुकेशन को अगर हम देखेंगे तो वो पूरी तरह से क्या है? व्यवहारिक है, व्यवहारिक नहीं है, वो पूरी तरह से व्यवसायिक है। व्यवहारिक शिक्षा को हमने अहमियत देना ही छोड़ दिया। सिर्फ हम व्यवसाय की तरफ जुड़ते हैं कि हम खुद चाहते हैं कि हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ें, अच्छे स्कूल में जाएं, अच्छी एजुकेशन लें, अच्छी इंग्लिश बोलें और अच्छा बिजनेस करें या बहुत अच्छी पोस्ट पर वो जॉब करें। हम सभी का माइंडसेट ऐसा है। लेकिन इस शिक्षा के अंतर अगर आप देखो तो सबसे बड़ी कमी क्या है, कि यहाँ पर नैतिकता को पूरी तरह से हटा रखा है। तो एजुकेशन सिस्टम में दोबारा से वैल्यूज को डेवलप करने के लिए हमारे समाज में योग को शिक्षा के अंतर्गत रखे जाने पर बहुत जोर दिया जा रहा है। वैसे शुरू से ही ये हमारे ज्ञान का एक बहुत बड़ा माध्यम था, लेकिन धीरे धीरे हम
वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन से हमने वैल्यूज को हटा दिया है। एजुकेशन क्या है, जो सिर्फ एक सिस्टम बन के रह गया, एक बिजनेस बन के रह गया, तो इसलिए योग शिक्षा की आवश्यकता है। दूसरा इसमें बताया कि जो योग शिक्षा है वो अपने आप में ही इतना शक्तिशाली एक ऐसा माध्यम है जिससे जिंदगी में खुद को स्वस्थ रखकर हम अपनी ही समस्याओं के समाधान के लिए मेंटली और फिजिकली पूरा प्रिपेयर रहते हैं। हमें आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए अपने जो दिमाग है या जो हमारा शरीर है उसे बहुत ही ज्यादा मजबूती मिलती है। तो योग एक सफल साधन माना गया है। अब योग, अगर हम पॉइंट्स में इसको देखें कि योग एजुकेशन की कि और क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो योग साधना के माध्यम से क्या है, विद्यार्थियों का आध्यात्मिक और क्या है, आत्मिक विकास होता है। आध्यात्मिक और आत्मिक विकास कैसे होता है कि हम स्पिरिचुअलिटी, हम अगर अपने बच्चों से पूछें कि रामायण महाभारत इसमें कौन कौन से पात्र थे, तो शायद जब लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के पीरियड में ऐसा हुआ कि कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं था कि रामायण और महाभारत जैसे भी कोई कुछ मतलब हमारे कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं या इनके पीछे भी कुछ हमारी मान्यताएं हैं या ये इस तरह की भी कुछ मतलब कहानियां हमें दिखाई गई थी बचपन में। तो ये जो आध्यात्मिक विकास है, ये जो आत्मिक विकास है, ये एजुकेशन के थ्रू ही हम बच्चों को सिखा सकते हैं। अब तो जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू भी हम बच्चों को बहुत सी ऐसी चीजें सिखा सकते हैं। तो योग शिक्षा क्या है, विद्यार्थियों का आत्मिक और आध्यात्मिक विकास करने में सहायता करती है। फिर विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स हैं उनके शारीरिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। अब सभी देखो, जो ये यंग जनरेशन है या कोई भी किसी भी एज लेवल का है, किसी भी ग्रुप का स्टूडेंट है, वो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस है, अपने खान पान को लेकर बहुत कॉन्शियस है, अपने रूटीन को, अपना जो डेली रूटीन है वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो ये सब चीजें कहाँ से आ रही हैं, अगर सपोज हम योग को वैसे नहीं पढ़ रहे हैं या उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसको हेल्थ से जोड़ा जाए, तो हेल्थ से जोड़कर भी इससे किसी एक पक्ष को तो मजबूत कर रहे हैं। शिक्षा में इसको डालने का सबसे अच्छा और सबसे मुख्य जो माध्यम बताया गया है वो चिकित्सा ही है। युवा वर्ग को विभिन्न जितने भी रोग होते हैं, पहले क्या थे, लोग अवेयर नहीं थे अपनी हेल्थ को लेकर, तो योग शिक्षा से सबसे बड़ा जो चेतना जागृत हुई है क्या है कि लोग अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। ठीक है, वो अपनी बीमारियों को जानने लगे हैं, उनसे लड़ने का साहस उनमें पैदा हुआ है, या जो उनके अंदर रोग है वो उसके साथ रहकर भी एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि योग इसी चीज में आपको अनुशासित कर रहा है। रोगों से ग्रसित होने पर, रोगग्रस्त होने की दशा में योगिक क्रियाएं ही रोग मुक्त होने का उपाय बताया गया है। आप देख लीजिए, यूट्यूब है या सोशल मीडिया पे आप कितने भी चैनल्स खोलकर देख लीजिए, अगर आप एक बीमारी के बारे में योग के उपाय डालेंगे तो उसमें 10 पेजेस खुल जाते हैं। तो इसका मतलब लोग अवेयर हैं। तो योगा एजुकेशन बहुत जरूरी यहाँ पर अपना मतलब जो रोल है वो प्ले कर रही है। इसके बाद हम इसको देखेंगे कि योग शिक्षा क्यों जरूरी है। एक इसका पॉइंट और ये डालते हैं, अभी हम नॉर्मल जो डिस्कशन कर रहे हैं कि योगा एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या थी लाइफ में, अब योग शिक्षा क्यों आवश्यक है। सबसे पहले जो हमारी जनरेशन है ना, कंसंट्रेशन पावर उनकी बिल्कुल खत्म है, एकाग्रता उनका उनमें बहुत ज्यादा अभाव है, एकाग्रता नहीं है, क्रोध प्रबंधन नहीं है, या लोग अब जो बच्चे हैं आजकल के वो अपने लक्ष्य को नहीं समझ पा रहे हैं। तो योग शिक्षा क्या है, आपको लक्ष्य निर्धारित करती है, आप में एकाग्रता बढ़ाती है। कुछ बच्चे आपने देखा है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अपने स्कूल टाइम में वो बहुत स्मार्ट बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पर सडन ऐसा कुछ क्या हो जाता है कि वो किसी ना किसी रोग से ग्रसित हो गए या वो अपने पथ से भटक गए। तो ये सब चीजें क्या है, कॉन्फिडेंस का कम होना, आप में एकाग्रता की कमी होना, तो ये सब उसी के कारण है। नीरस और निर्जीव जीवन व्यतीत करते हैं हम लोग। क्या है, हम अपने जो जनरेशन को देखते हैं वो क्या है, चमक धमक की तरफ दौड़ना। आप देख सकते हैं कि अभी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए भी लोग कुछ बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर एक और टाइम आने वाला है, दोबारा फिर से कोरोना की लहर आ रही है, तो दवाइयों की तरफ लोग नहीं जाएंगे, योग की तरफ लोग जाएंगे। तो योग शिक्षा से क्या है, चेतना, लोग जागरूक हुए हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने
मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। अब शारीरिक और मानसिक दो ही स्वास्थ्य हैं, दोनों ही रूप से हम इसको समझ सकते हैं। तो जो शारीरिक स्वास्थ्य है, उसके रोग तो आप बहुत जल्दी समझ सकते हैं, उसके रोगों का निदान भी है, इलाज भी कर सकते हैं। पर मानसिक स्वास्थ्य क्या है, वो बहुत सूक्ष्म रूप में होते हैं। उनको समझना, उनको जानना, उनका उपाय या उनको चिकित्सा करना बहुत मुश्किल है। बट योग शिक्षा और योग साधना, यह योग एक ऐसा सफल साधन बताया गया है जिससे आप शारीरिक तो है ही स्वस्थ, पर मानसिक रूप से भी आपको कोई रोग ग्रसित नहीं कर सकता। जीवन के निर्माण में हमारे जो जो हमारे स्टूडेंट बच्चे हैं, जो हमारी जो हमारे देश का जिन्हें भविष्य क्या कहा गया है, बहुत ही मादक या जो नशीले पदार्थ हैं उनके सेवन से वो अपने जीवन में बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं। तो सही मार्गदर्शन देने के लिए भी योग शिक्षा अपना रोल प्ले करती है। क्योंकि बच्चों में जब आप बच्चों को शिक्षा देना शुरू करते हैं ना, जैसे हम अगर देखें तो हर शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है, उसको आप बांध नहीं सकते किसी एक उसमें। सिर्फ हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन किसी भी तरह से हो सकती है। तो योग शिक्षा आपके जीवन में आपको एक सही ढंग से जीवन जीने का एक मार्ग प्रशस्त करती है। योग शिक्षा आपको अपने शारीरिक और मानसिक व्याधियों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रखती है। योग शिक्षा आपके जीवन में एकाग्रता और आपके जीवन में जितनी भी संभावनाएं हैं उनको जगाती है, जिससे कि आप में निराशा या तनाव पैदा ना हो। अब है इसके बाद योग से दृढ़ता और एकाग्रता कैसे संभव है। जो हमारे जो पठन पाठन की जो एक बच्चों को देखा जा रहा है ना, जो पढ़ने की तरफ उनका एक जो नजरिया है वो बहुत उदासीनता वाला है। तो कुछ ना कुछ उन्हें नया चाहिए, कुछ ना कुछ उन्हें चेंजेस चाहिए। इसीलिए एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत चेंजेस होते हैं। हम किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन लेने जाएंगे ना, तो हम पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। फिर हम उसके हॉस्टल्स देखते हैं कि वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज हैं, टीचर्स देखते हैं। उसके बाद कहीं जाके हमारा ध्यान शिक्षा पे जाता है कि एजुकेशन कैसी है। बट पहले कहाँ है, बाहरी रूप, हमें स्थूल रूप चाहिए देखना, हम उसकी तरफ पहले आकर्षित होते हैं। तो हमारा नजरिया योग शिक्षा ऐसे भी बदलती है कि जो हम मूल है, मूल को देखिए, पहले बेसिक चीजों से जुड़िए। शिक्षा कैसी है उसको देखिए, शिक्षा कहाँ हो रही है या कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब सेकेंडरी चीजें हैं। योग नियमित अभ्यास से आपके मस्तिष्क को शक्तिशाली बनाता है और संतुलित रखता है। ठीक है, बिना विचलित हुए आप अपने मन को शांत मन से संसार के दुख, कठिनाइयां और जितने भी मानसिक जो ये व्याधियां हैं या जितनी भी ये कारण है आपके जीवन में जो हर्डल्स पैदा करते हैं, उनसे लड़ने के लिए आपको प्रिपेयर करती है। ठीक है, तो ये हो गया योग शिक्षा का अर्थ। अब सेकंड पॉइंट है योग शिक्षा के कारक। अगर आप कारकों को देखें कि फैक्टर्स को हम हिंदी में कैसे समझ सकते हैं, तो फैक्टर्स क्या है, अंश, अंग, रूप। तो योग शिक्षा का जो कारक है वो क्या हो सकते हैं, तो हम इन्हें कैसे बोलेंगे कि योग शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक में कौन कौन से हैं। सबसे पहले है व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप चाहें तो आप उसको सुन सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। सबसे पहले जो इसमें व्यक्तिगत कारक है, व्यक्ति को समृद्ध जीवन जीने के लिए योग एक बहुत ही अच्छी जो प्रणाली है या व्यवस्था है। दैनिक जीवन में कार्यों को करते करते आप अपने शारीरिक आसन और अपनी जो डेली के जो व्यायाम है उनमें अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। तो पहला है व्यक्तिगत कारक, जिसमें कुछ पॉइंट है कि आपकी नींद, आपका आराम, आपका मनोरंजन, ये आप किस रूप में आप इसको अपने जीवन में ले रहे हैं। ठीक है, जीवन के प्रति आपका सकारात्मक दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। ठीक है ना, दैनिक व्यायाम करने चाहिए। मन कम से कम अगर आप एक अपना शेड्यूल सेट करते हैं, तो जो व्यक्तिगत कारक है योग के, कि योग क्यों जरूरी है या योग को आप क्यों इतना, मतलब हमारे जीवन में क्यों वो इतना महत्व रखता है, तो उसके फैक्टर्स में सबसे पहला है व्यक्तिगत कारक। तो व्यक्तिगत कारक में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे दैनिक व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, प्रतिदिन हमें अपने स्वास्थ्य पर कम से कम 5 मिनट बैठकर ये सोचना चाहिए कि हमें क्या क्या चीजें अपनी संतुलित रखनी है, हमारा खान पान कैसा हो,
हमें नींद कितनी लेनी है, हमें आराम कितना करना चाहिए। सेकंड है अनुवांशिकता, वंशानुक्रम। ये वो वंशानुक्रम एक ऐसा कारक है जिसको हम चाहकर भी हम उससे मतलब कई चीजें हमारे अंदर अपने आप ही उससे पैदा होती हैं, जो हमें अपनी मतलब जो परिवार है उससे मिल जाता है। वह गुण क्या है? जो माता पिता है ना, उनसे कुछ गुण हमें मिलते हैं, गुण के साथ साथ उनसे हमें कुछ बीमारियां भी मिलती हैं। तो उन बीमारियों के साथ भी आप अपने जीवन को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो आनुवांशिकता एक बहुत बड़ा कारक है योग फैक्टर्स में। ठीक है, जैसे कौन कौन सी बेसिक बीमारियां होती हैं? डायबिटीज, मेटाबॉलिज्म में खराबी, उच्च रक्तचाप, ये जितने भी रोग हैं, इनको साधारणतः माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होने में बहुत टाइम नहीं लगता है। कई बार ये माता पिता से ही बच्चों को होते हैं, वैसे कोई कमी नहीं होती, लेकिन कई बार ये आपको क्या है, वंशानुगत मिल जाते हैं ये रोग। पर अच्छी वंशानुगत बच्चे को सुदृढ़ शरीर, अच्छा मस्तिष्क प्रदान करती है। और इसीलिए क्या है कि जब आप योग को अपनाते हैं या जब आप योग को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, तो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी एक स्वस्थ जीवन दे सकते हैं। सेकंड फैक्टर्स में हो गया अनुवांशिकता। थर्ड है वातावरण, एनवायरमेंट। जब हम बच्चा जब गर्भ में होता है ना, तभी से वो वातावरण के टच में आ जाता है। जब से बच्चा गर्भ में आता है, वातावरण से वो प्रभावित होना शुरू कर देता है। ठीक है, और शारीरिक और मानसिक, जैसा आपका आचार विचार होंगे, जैसा आपका थिंकिंग प्रोसेस होगा, वही आप बच्चे को भी ट्रांसफर करते हैं। तो योग का एक कारक क्या है? वातावरण। तो योग आपके आसपास एक सकारात्मक वातावरण को बनाता है, जिससे कि आप अगर नई जनरेशन नया कोई आप एक जीवन दे रहे हैं, तो वो जीवन भी बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत ही शांतिपूर्वक अपने जीवन को आगे जी सकता है। तो गर्भ से ही उसको ये सब चीजें मतलब इसके गुण उसके अंदर आने लग जाते हैं। फिर है वातावरण को हम दो तरह से बोल सकते हैं, एक तो आंतरिक वातावरण और एक बाहरी वातावरण। जो आंतरिक वातावरण है, इससे मनुष्य के क्या है, शरीर का तापमान विभिन्न प्रणालियों में जो सामान्य कार्य करे। ठीक है, आपकी उत्सर्जन प्रक्रिया, आपका रक्त स्वास्थ्य तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये आंतरिक वातावरण में आती है, जो गर्भ में आते ही बच्चे में डेवलप होनी शुरू हो जाती है चीजें। फिर है बाह्य वातावरण। बाह्य वातावरण कैसे कारक है योग का, कि इसके अंतर्गत क्या है, साफ सुथरा, जो जिसको यमों में भी बताया गया है, शौच मतलब शुद्धि, शारीरिक शुद्धि भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके स्कूल, आपके कॉलेज, आपके घर, किस स्थान पर ये सब चीजें हैं, या कहाँ पर आपको कितना लोगों के आप संपर्क में आ रहे हैं, तो ये सब वातावरण क्या है, आपके मानसिक जो वृद्धि है उसको उसके साथ साथ ही बढ़ता है। आपकी मानसिक जो वृद्धि है वो आपके वातावरण से ही प्रभावित होती है। अगर आप एक शांति भरे माहौल में रहते हैं ना, जहाँ सभी एक जैसे व्यवहार के लोग हैं, शांत रहने वाले लोग हैं, तो आप भी उसी वातावरण में रहते रहते वैसे ही ढल जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास का वातावरण हमारे व्यवहार से बिल्कुल अलग होता है, उसके साथ हमें एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो योग एक ऐसा मार्ग है जिसके साथ आप किसी भी वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल दिया भी गया है कि कीचड़ में रहने के बाद भी कमल का फूल अपने ऊपर उस कीचड़ को नहीं आने देता, या कीचड़ कमल में खिलता है, लेकिन अगर देखा जाए तो कीचड़ की गंदगी उस पर नहीं आती। तो योग भी उसी समान है, कीचड़ में रहने के बावजूद भी आप कमल की तरह खिले रहोगे। तो योग शिक्षा इसलिए हमारे वातावरण का एक मतलब वातावरण योग शिक्षा का एक बहुत बड़ा कारक माना गया है। दूसरा है हमारा, इसमें वातावरण के बाद आ गया मानसिक मनोवृत्ति। योग फैक्टर्स में मानसिक मनोवृत्ति सबसे बड़ा और सबसे मूल फैक्टर माना गया है। क्यों? क्योंकि मानसिकता ही निर्धारित करती है कि हमारे जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव है, या किस तरह से हम अपने तनाव, अपने जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, उनसे कैसे मुक्त हो रहे हैं। तो मानसिक या जो आपकी मनोवृत्ति है, उसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, उसमें संतुलन होना बहुत जरूरी है। तो योग फैक्टर्स में मानसिक मनोवृत्ति भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारक है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें कोई भी रोग हो जाता है ना, हम बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, बहुत जल्दी बेचैनी होने लगती है हमें, हम निराश जीवन जीने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।
जो रोग है उसके कारणों को देखो, उससे लड़ो, अपने जीवन को व्यवस्थित करो, अपनी जितनी भी बुरी आदतें हैं अपनी दिनचर्या को सुधारो। इसीलिए योग और आयुर्वेद में स्वस्थ व्रत और स्वस्थ व्रत के बारे में बताया गया है। तो योग क्या है? योग एक व्यापक शिक्षा की एक ऐसी मतलब एक व्यापक रूप है योग का हमारे जीवन में कि हम हर क्षेत्र में उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो योग शिक्षा के कारक हो गए। इसके बाद है योग। अगर हम इसको डिस्कस करें कि योग शिक्षा के कारक भी हो गए, योग शिक्षा का अर्थ भी हो गया। अब योग में ऐसा क्या है कि जो आप इतने इतने बैलेंस्ड हो जाते हो? तो योग क्या है? एक विज्ञान है, जीवन जीने की एक कला बताई गई है। इससे बेहतर अगर आप किसी किसी भी आप तरीके से आप अपने जीवन में देख लीजिए, कहीं भी आप सुख को तलाशेंगे ना, तो कहीं ना कहीं दुख साथ चला आएगा, परेशानियां साथ आएंगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि सुख है क्या। पर असली सुख किसको माना गया है? स्वास्थ्य को माना गया है। असली सुख ज्ञान को माना गया है। अगर ज्ञान आपके पास है, अच्छा स्वास्थ्य आपके पास है, अच्छी मानसिकता आपके पास है, तो आपसे ज्यादा धनी कोई नहीं है। तो योग शिक्षा हमें स्वयं से मिलाता है, स्वयं में स्थित रहना सिखाता है। तो योग इसीलिए इसको एक साइंस भी बोला गया है। तो इसकी व्यापकता को आप बहुत तरीके से बता सकते हैं, जैसे कि और कहाँ कहाँ योग हमें देता है। योग मानसिक स्वास्थ्य और मन की शांति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। योग शिक्षा मानसिक शांति कैसे? सबसे ज्यादा जो आज के क्षेत्र में जो बीमारियां है ना लोगों के साथ जुड़ी हुई, जो उन्हें पता ही नहीं है, सबसे बड़ा है उसमें तनाव, चिंता, संघर्ष और शिथिलता। जो हम संघर्षों के प्रति जो हम एक अपने अंदर ऊर्जा महसूस करते हैं ना, हम उसमें शिथिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मानसिक थकान हमें होने लगती है। हमें इतनी हम मानसिक रूप से इतने कमजोर हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम अपने इन तनाव से, अपनी इनकी इन बीमारियों से कैसे मुक्त हो। आप ये देखिए कि जो तनाव है, तनाव भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। अगर तनाव नहीं होगा तो उस तनाव से हम अपने जो लाइफ के में जो आगे बढ़ते हैं वो मोटिवेशन हम नहीं ले पाएंगे। लेकिन तनाव कैसा होना चाहिए? सकारात्मक, जिसे हम क्या बोलते हैं? यू स्ट्रेस। डी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। डी स्ट्रेस अगर आ गया तो वो बीमारियां पैदा करेगा। डी स्ट्रेस किससे होता है? चिंता से। चिंतन करना बहुत जरूरी है, लेकिन चिंता आपको नकारात्मक तनाव की ओर ले जाती है। तो योग शिक्षा में सबसे पहले हमें क्या है? मानसिक शांति मिलती है। इसके जो लाभ है योग शिक्षा के, मानसिक शांति मिलती है, और जो इसमें जो मानसिक स्वास्थ्य है वो हमारे पास बिल्कुल बैलेंस्ड रहता है। हमें पता होता है किस सिचुएशन में हमें कैसे हैंडल करना है या किस सिचुएशन में हमें कैसे आगे बढ़ना है। हम उनसे घबराते नहीं है। ज्ञानेंद्रियां सबल बनती हैं, उनकी संवेदना तथा ग्रहणशीलता योग द्वारा ही उनमें वृद्धि होती है। हमें कितना सृजन करना है, क्या देखना है, क्या नहीं सुनना, क्या सुनना चाहिए, ये सब इनमें हम अंतर कर पाते हैं। योगिक क्रियाओं से आपके स्नायु संस्थान, रीढ़ की हड्डी तथा मस्तिष्क और स्वस्थ और सजग बनता है। मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। तो मानसिक शांति कैसे मिली? जब इन इन चीजों पर काम हुआ। तो प्रॉपर जो योग है वो क्या है? वो आपको प्रॉपर चैनलाइज करता है कि आप अपनी बीमारियों से, अपने जो आपके अंदर जो ये उथल पुथल है, आप इसको कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। दूसरा, योग शिक्षा से व्यक्ति का जो सामाजिक विकास माना गया है। कैसे माना गया है? योग शिक्षा से व्यक्ति का पूरा कायाकल्प हो जाता है। कैसे होता है? व्यक्ति चरित्रवान बनता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर धन चला जाए ना तो उसकी कमी पूरी की जा सकती है, स्वास्थ्य को भी सुधारा जा सकता है, पर चरित्र चला जाए तो आप उसको नहीं पा सकते। कर्तव्य पालन की भावना बढ़ती है, जो सामाजिक विकास होता है। ये योग एजुकेशन से ही है, योग शिक्षा के ही ये विशेषताएं हैं। यदि जन जन में कर्तव्य निष्ठा आ जाए, जन जन मतलब हर इंसान के अंदर अपने कर्तव्यों को निभाने का जो एक जो निष्ठा आ जाए उनके अंदर, या एक कर्तव्य पालन जो वो करना सीख जाए, तो क्या होता है? एक पूरा समाज चरित्रवान बनता है। समाज चरित्रवान बनेगा तो राष्ट्र अच्छा होगा, राष्ट्र अच्छा होगा तो पूरे विश्व में शांति होगी, विश्व में शांति होगी तो हमारा समाज कल्याण, हमारा जो मानव है, जो जितनी मानवता है उसका कल्याण होगा। तो सामाजिक विकास में भी योग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। व्यक्ति समाज कल्याण में कब सहायक होता है? जब वो अपने स्वयं जो तन और मन है उससे स्वस्थ हो,
अब हमारा मन तो बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन हमारी बॉडी अलाउ नहीं कर रही कुछ करने के लिए, या हमारी बॉडी बहुत आलसी है, तो हम क्या वो कार्य कर पाएंगे जिसको करने के लिए हम बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं। तो तन और मन दोनों की ही इंपॉर्टेंस है कि वो हेल्दी रहे। अगर वो स्वस्थ है, तभी आप समाज को के इस कल्याण में आप अपने आप को सहायक बनाएंगे। ठीक है। इसमें दूसरा बताया गया है कि व्यक्तियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है योग। ठीक है। कार्य क्षमता में कैसे वृद्धि होगी? कि जब आप तन और मन से स्वस्थ रहेंगे तो ऊर्जा का संचार भी बिल्कुल आपके अंदर भरा रहेगा। ऊर्जा का संचार रहेगा तो नए नए थॉट्स आएंगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तो आप क्या है, जो कुछ लोगों को आपने देखा है, एक तबका ऐसा है हमारी सोसाइटी में जो हम सबसे हट के कार्य करते हैं। जैसे एक ये अभी प्लास्टिक के ऊपर जो बैन हुआ है, या प्लास्टिक जो सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा, जो इस तरह की जो काम करते हैं स्टूडेंट, आपने देखा बहुत यंग ग्रुप है वो। पेड़ ना कटे, ज्यादा पेड़ नहीं कटने चाहिए, क्यों पेड़ काटे जा रहे हैं, उस पर भी आंदोलन हो जाता है। तो नई जनरेशन में इतनी जागरूकता कहाँ से है? क्योंकि उसे प्रकृति का अहमियत पता है, प्रकृति हमारे लिए कितनी उपयोगी है ये भी पता है। तो समाज में एक तबका ऐसा जरूर होता है जो इन सब चीजों के काम में लगा रहता है। तो वो सब कब होता है? जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। तो योग आपको मानसिक और शारीरिक बल प्रदान करता है। योग राजसी तथा तामसी भोजन के स्थान पर आपको सात्विक भोजन खाने के लिए बल देता है। कहा जाता है ना, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसे विचार, जैसे विचार वैसे आपकी कार्य क्षमता। तो ये सब चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो ये आपके अंदर जो सकारात्मकता है, तो वो कहाँ से आती है? आपके खान पान से। खान पान कैसा होना चाहिए? तो इसीलिए योग में आहार को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, सद आचरण को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। जितनी भी आज युवा पीढ़ी है, जो जिसका भविष्य मतलब जो देश का भविष्य जिस पर निर्भर है, उस युवा पीढ़ी के अंदर सद आचरण को जब दोबारा जो हम ये पैदा कर पा रहे हैं, या हम सद आचरण से उनको मिला पा रहे हैं, या उनके अंदर नैतिकता को जगा पा रहे हैं, वो सिर्फ उसका एक माध्यम योग है। तो सामाजिक विकास भी योग शिक्षा से ही संभव है। फिर है नैतिक विकास। योग शिक्षा नैतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे अभी हमने बात की, नैतिकता क्या है? हमारी वैल्यूज, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जिसमें है। वैल्यूज क्या है? योग शिक्षा से आपका नैतिक विकास तथा संवेगात्मक विकास होता है। संवेगात्मक विकास कैसे होगा? अगर नैतिक विकास है तो नैतिक के साथ संवेगात्मक विकास क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारे संवेग हैं, उन्हीं से ही हमारे नैतिकता का पता चलता है। जल्दी जल्दी बात पर क्रोध आ जाना, जब हम छोटी छोटी बातों पर हाइपर हो जाते हैं ना, तो हम किसी को भी बोल देंगे यार ये बहुत मतलब इस इंसान को का व्यवहार अच्छा नहीं है। या कई बार हम देखते हैं कि बहुत बड़े झगड़ों को भी कुछ लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, तो हम बोलते हैं यार ये बहुत समझदार आदमी है, बहुत ही मतलब नैतिक आदमी है, बहुत नैतिक है, इसमें सब चीजें बिल्कुल बैलेंस्ड है, गुस्सा नहीं होता है, बुरा नहीं मानता है। लेकिन नैतिकता के विकास के साथ संवेगात्मक विकास को क्यों बोला गया? संवेग क्या है? जो हमारे व्यवहार को दिखाते हैं, जैसे प्रेम, भय, क्रोध, ये सब क्या है? संवेग ही है ये। ठीक है। आज लोगों के अंदर सबसे ज्यादा, सबको पता है नैतिकता क्या है, हमें किन किन चीजों को अपने अंदर डेवलप करना है। लेकिन जब वो ऐसी सिचुएशन आती है तो वहां हमें पता चलता है कि हमें किन किन चीजों की कमी है। योग हमें हमारे अंदर इन सब चीजों को डेवलप करने के लिए हमें बहुत हेल्प करता है। जैसे सत्य प्रियता, कर्तव्य निष्ठा, दया, सहानुभूति, शांति, सहयोग। अगर इनको देखो तो ये सिर्फ एक बुकिश वर्ड रह गए हैं, सिर्फ किताबों में ही पढ़ते हैं हम इनको। अपने व्यवहार में लाने के लिए हमें बहुत इनमें इनको मतलब लाने के लिए बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर आप योग शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं, या आप योग शिक्षा को ले रहे हैं, तो ये गुण आपके अंदर अपने आप डेवलप हो जाएंगे। जैसे कि महर्षि पतंजलि जी ने भी अष्टांग योग में पहले यम और नियम को ही बताया है। यम और नियम को इसीलिए बताया गया कि आप सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से अपने आप को बैलेंस्ड करें सबसे पहले। ठीक है। जब जीवन में इन सब चीजों का वैल्यू आएगी, तभी हमारे अंदर नैतिकता बढ़ेगी। तो योग शिक्षा नैतिक विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है। फिर है सांस्कृतिक विकास। एक है इसमें पॉइंट सांस्कृतिक विकास। वो कैसे? किसी भी देश का जो उत्थान और पतन है ना, वो उस देश के कल्चर पर डिपेंड करता है। संस्कृति कैसी है वहां की, उसका बहुत योगदान होता है। भारत का जो गौरव में जो इतिहास है ना, वो सिर्फ अपनी संस्कृति से की वजह से ही
इसका जो इतिहास है वो सबके सामने एक प्रमाण है। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया नहीं कहा गया था, क्योंकि यहाँ की संस्कृति को सबसे महान माना गया है। लेकिन धीरे धीरे क्या है, इंडियन कल्चर क्या है, वेस्टर्नाइज होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम पतन की तरफ जा रहे थे। पर योग एक ऐसी मतलब शक्ति है, या एक ऐसी ऐसी अमूल्य धरोहर है जिसने हमें दोबारा से हमें उत्थान की तरफ रखा, हम दोबारा उठे। और पूरे विश्व में योग गुरु जो है वो भारत को ही माना गया है। इसीलिए इंटरनेशनल योग डे सेलिब्रेशन पे आप देखिए पूरा ऑल वर्ल्ड इन्वॉल्व रहता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी एक व्यवस्था है जिसमें आप अपने जीवन के हर पहलू पर काम कर सकते हैं। योग शिक्षा व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है। कैसे? अच्छा आचरण, सदाचरण जिसे बोला गया है। अच्छा आचरण क्या होता है? जिसमें आप किसी के साथ हिंसा ना करें, किसी के को अपशब्द ना बोले। क्या बोला जाता है योग में? जब भी बोलो शुभ बोलो, जितना बोलो शुभ बोलो। शुभ का मतलब क्या है? जो सभी के लिए अच्छा हो, सबके हित में हो। संयम, संयम बहुत जरूरी माना गया है हमारे जीवन में। हमारी संस्कृति अगर हम देखें तो हम जब भी हम किसी से बात करते हैं या जब भी हम किसी से मिलते हैं, तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि इसमें कितने पेशेंस हैं, कितना संयम है इस इंसान के अंदर। संयम, नियम, आपकी इंद्रिय निग्रह, ये सब क्या है? इन सब के माध्यम से आप अपने अंदर क्या है, नैतिकता को बढ़ा सकते हैं। तो ये योग शिक्षा के इंपॉर्टेंस थी, विशेषताएं थी हमारे जीवन में। अब है योग के जो जीवन है, योग का जो महत्व है, हम उन्हें पॉइंट्स में कैसे समझेंगे, पॉइंट्स में इसे कैसे बनाएंगे? शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में योग मदद करता है, नंबर 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट है शरीर और मन को शांत करने के लिए यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन बनाता है। योग शरीर और मन को शांत करने के लिए शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन बनाता है। नंबर 3 है यह तनाव और चिंता का प्रबंधन करने में सहायक है। योग तनाव और चिंता का प्रबंधन करने में सहायक है। योग आसन शक्ति, शरीर में लचीलेपन और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए जाना जाता है। योग मुख्य रूप से व्यायाम, ध्यान और योग आसन शामिल होते हैं, जो योगा की एक क्लास को हम कंप्लीट मानते हैं, या योग शिक्षा को जब हम मानते हैं, या हम अपने ऊपर भी कभी अगर हम अप्लाई करते हैं या हम योग शिक्षा को लेते हैं, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले हम व्यायाम हो गया, ठीक है, फिर थोड़ी देर हम उसमें आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं और मेडिटेशन करते हैं। इसी हम क्या है, इसी में एक कंप्लीट योग क्लास को लेते हैं। तो ये योग शिक्षा क्या है, इस तरह, चाहे वो प्रैक्टिकली है, चाहे वो आप इसका थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं, ये क्या है, आपके अंदर एक अनुशासन को बनाती है। ये आपके शरीर और आपके मन में जो आपकी जो श्वास प्रश्वास है, जिसको ब्रिज बोला गया है, आपके मन का और आपके दिमाग को संतुलित रखने के लिए, उनमें उनमें भी ये साम्यता बनाए रखती है। साम्यता मतलब समभाव। आप अपने जितने भी संवेग बताए गए हैं ना, संवेग का पूरा प्रभाव हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस के साथ है। जब आपको गुस्सा आता है ना और आप चिल्लाते हैं, तो सबसे पहले आपकी ब्रीदिंग फास्ट होती है, फिर आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपका चेहरा लाल हो जाता है। हम बोलते भी हैं कई बार कि गुस्से में लाल पीला हो गया है, या इसकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट है, आप कूल डाउन हो जाइए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। तो ये सब क्या है, दिन प्रतिदिन हम अपनी डेली जो हमारे दिनचर्या है उसमें हम योग किसी ना किसी रूप में अप्लाई करते हैं। और ये हमें भी पता है कि जब हम बहुत परेशान होते हैं, तनाव की स्थिति में होते हैं, तो हमें शांत रहना चाहिए। ये ज्ञान हमारे अंदर कब आया? जब हमने योग का अनुसरण करना शुरू किया। तो योग शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इससे रिलेटेड अभी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैम, क्या हम इसमें पंचकोश भी डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। अगर हम योग शिक्षा को एक तरीके से देखें तो हम योग शिक्षा को कैसे पढ़ सकते हैं कि जो श्रीमद् भागवत की में तरह। बताया गया है ना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सबसे बड़ी शिक्षा है। अगर हम कुछ और नहीं भी देखते तो हम अगर देखें, जो कर्म योग है वो क्या है, हमें कर्मों में कुशलता लाना सिखाता है। तो ये योग शिक्षा ही है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग पर जितना कुछ बताया गया है, वो सब हमारे अंदर ज्ञान को ही बढ़ाता है।
तो कार्य अनुशासन के रूप में भी जाना जाता है कर्म योग, कार्य अनुशासन के रूप में। और यह योग 4 महत्वपूर्ण भागों में से एक है। जो कर्म योग है वो 4 महत्वपूर्ण भागों में से एक माना गया है। ठीक है, कर्म क्यों कुशल होने चाहिए? जिससे कि हम अपने कर्तव्यों में संलग्न हुए बिना, मतलब अपने निस्वार्थ गतिविधियों और कर्तव्यों के साथ संलग्न हुए बिना, फल की चिंता किए बिना हम काम को करना सीखते हैं। लेकिन नेचर क्या है मानव की? साधारण मनुष्य क्या नेचर है? कुछ भी करेगा तो कुछ ना कुछ उसको फल चाहिए, हमेशा वो किसी ना किसी इच्छा में रहता है। लेकिन कर्मयोग हमें क्या बताता है कि आप कर्मों में को करो, अपने कर्तव्य निभाओ, लेकिन बिना फल की इच्छा किए। ठीक है, तो इसमें क्या है, कर्मयोग में क्या बताया गया है कि जो भी कर्म करने हैं वो कैसे करने हैं? निस्वार्थ भाव से। आप गृहस्थ आश्रम में भी, हाँ, गृहस्थ आश्रम में रहकर भी आप अपने सभी कर्तव्यों को बिना उनमें संलग्न हुए आप उनसे पूरी तरह से उनमें उनको पूरा कर सकते हैं। तो योग शिक्षा ही तो है ये, योग साधना में जो बताया गया है। ठीक है, नियमित जीवन जी सकते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक विकास का मार्ग बताया गया है कर्म योग को। जो कर्म हम करते हैं वो क्या है? क्रिया है। जो हम असल में डे बाय डे जो हम कर्म करते हैं वो एक क्रिया है, लेकिन उसका नतीजा क्या है? उसकी प्रतिक्रिया। ठीक है, तो कर्म योग के माध्यम से भी आप योग शिक्षा के महत्व को समझ सकते हैं। दूसरा है ज्ञान योग। इसे क्या बोला जाता है दूसरे शब्दों में? विजडम योग। ज्ञान योग को विजडम योग के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सभी के बीच में एक बहुत कठिन और जटिल रास्ता है हमारे जीवन का, जीवन में सभी के साथ है ये। हमारा जो जीवन है वो पूरी तरह से ना तो सुखी है और पूरी तरह से ना दुखी है, लेकिन हमारे अंदर चेष्टा क्या रहती है? सुख की। तो ज्ञान योग हमें क्या बताता है? जो एक्चुअल सुख है, ठीक है, जो यथार्थ ज्ञान है, जो सुख जिसको क्या बोला गया है? क्या सुख होता है? सुख वो है जो बाह्य विश्व में आप जिसमें लिप्त ना हो। आप अपने अंदर ही जब आप ब्रह्म में मिलते हैं या ब्रह्म तत्व को तलाशते हैं तो असली आनंद उसी को बोला गया है। जैसे आपने बोला था अभी विद्या जी, पंचकोश में जो लास्ट वाला कोश है कौन सा है? आनंदमय कोश। वो इसी ज्ञान योग के माध्यम से आप उस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और ज्ञान योग से सबसे ज्यादा ज्ञान योग में क्या चीजें वाली? 6 मौलिक गुणों को बताया गया है कि ज्ञान योग में 6 मौलिक गुणों का आपके अंदर जो मौलिक गुण है वो आते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 शांति, नियंत्रण, बलिदान, सहिष्णुता, विश्वास। ये सब कैसे होते हैं? जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं, मन और अपनी जो भावनाएं हैं उनको स्थिर करना सीखते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग को बहुत बड़ा, एक सबसे बड़ा मार्ग माना गया है। ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं है, इसको भक्ति से भी ऊपर माना गया है। तीसरा है भक्ति योग। इसको क्या बोला गया है? इसको आध्यात्मिक योग के रूप में भी जाना जाता है। भक्ति योग किसके लिए माना गया है? जिनके अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं, वो भक्ति योग मार्ग पर चलकर अपने आप को मुक्ति की तरफ ले जा सकते हैं। और चौथा, इसमें 4 स्टेप बताए गए थे। सबसे पहला था कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, और चौथा है इसमें क्रिया योग। क्रिया योग का है, इसमें हम क्रिया योग से मतलब तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान से नहीं लेंगे। यहाँ क्रिया योग से मतलब क्या है? यह शारीरिक प्रथा है जिसमें कई शारीरिक मुद्राएं हैं जो आपकी ऊर्जा और सांस नियंत्रण या प्राणायाम की ध्यान तकनीकों के माध्यम से की जाती है। क्रिया योग से यहाँ मतलब उन क्रियाओं से है जो हठ योग में बताया गया है। क्रिया योग का अभ्यास करके क्या होता है? पूरा मानव प्रणाली वो क्या है? कम से कम किसी और के लिए नहीं, अपने लिए सक्रिय हो जाती है। तो ये 4 पथ और बताए हैं योग शिक्षा में, जिन पर चलकर आप अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं। अब निष्कर्ष क्या निकला इन सब चीजों का? योग शिक्षा से आपने क्या समझा? योग शिक्षा क्या है? 4 मौलिक मार्गों को के रूप में भी आप अपने विद्यार्थियों तक या अपने स्टूडेंट तक पहुंचा सकते हैं। वो 4 मौलिक मार्ग कौन से बताए गए हैं? नंबर 1 स्वास्थ्य, अपने स्टूडेंट्स को स्वास्थ्य के लिए जागरूक करना, उन्हें अस्वस्थ जीवन जीने से हटाना, उनको सिखाना कि स्वस्थ जीवन हम कैसे जी सकते हैं। तो योग शिक्षा देने का एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो इसमें एक
कारण है वो क्या है, वो है स्वास्थ्य को बचाए रखना। दूसरा है लचीलापन। क्या आप अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि 20 मिनट योगा अगर आप दिन में करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होना शुरू होती है। कम से कम 20 मिनट दीजिए। जब आप 20 मिनट देंगे ना तो धीरे धीरे वो टाइम कब बढ़ता चला जाएगा हमारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता है, फिर उनको उसकी आदत होने लगती है। लचीलापन मतलब समय समय पर बच्चे को समझाना चाहिए किस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है। ठीक है, कहीं पर ज्यादा दर्द हो तो वहां चीजों को छोड़ दो। योग में तुलनात्मक भाव नहीं लाना है। निष्कर्ष ये है कि योग शिक्षा हमने ले तो ली, हम उसको अनुसरण भी कर रहे हैं, लेकिन कल जब आप योग शिक्षक बनेंगे तो आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे सिखाएंगे? थ्योरेटिकल तो आप उनको पढ़ा देंगे, पर प्रैक्टिकली उनको समझाने के लिए हम 4 मार्ग इंपॉर्टेंट समझते हैं। सबसे पहला हेल्थ, दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा है ध्यान केंद्र शक्ति। हम सभी लोगों को ये समझा सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स के अंदर ये नया एक एक उनके विचार उनके अंदर डाल सकते हैं कि स्वयं के जीवन पर ध्यान दो, कैसे रहना है। अपने ध्यान को दिन प्रतिदिन अगर आप दिन में 5 मिनट या 10 मिनट भी ध्यान पर ध्यान देंगे या शांत बैठेंगे तो ये शक्ति क्या है और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, चौथा क्या बताया है इसमें? सक्रियता। सक्रियता क्या है? समय समय पर जब होता है ना, हमारे खुद के ही बच्चे घर में ऐसे होते हैं, हम लोग खुद है, हमारे अंदर आलस आने लगता है, थकावट होने लगती है, अनिद्रा, ये जितने भी क्या बोला गया है इनको विक्षेप बोले गए हैं। ठीक है, हर्डल्स हैं ये बाधक तत्व हैं, इनको दूर करो। कैसे दूर करना है? अपने शरीर की सक्रियता को बढ़ाओ, अनिद्रा को दूर करो। कैसे? थोड़ा सा समय अपने आप को किसी भी काम में लगाए रखो। जैसे अगर आप प्राणायाम में अपना समय देते हैं तो क्या होता है, आपकी ऊर्जा किसी और तरफ चली जाती है, तो थकान और थकावट ये आपके पास नहीं होते। आलस्य को दूर करने का सबसे बड़ा कारण क्या, सबसे बड़ा उपाय क्या है कि आप योग में कुछ ऐसे एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपके अंदर आलस ना हो। तो ये 4 मार्ग है जिससे आप अपने शिष्यों को या अपने स्टूडेंट्स को शिक्षा दे सकते हैं, योग के बारे में अवेयर करा सकते हैं, जो हम करते भी हैं। कैंप्स होते हैं, जो ये योगा कैंप्स होते हैं, ये सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, जो क्लासेस होती हैं ऑनलाइन, ये सब किस लिए है? जागरूक करने के लिए, कि जिससे कि योग शिक्षा जन जन तक पहुंचे। तो ये योग शिक्षा के बारे में आपका क्लियर? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, आगे बढ़े। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक, टीचर, स्टूडेंट और टीचिंग। टीचर शिक्षक, स्टूडेंट विद्यार्थी और टीचिंग शिक्षण। तो इसमें हम सबसे पहले किस पे डिस्कस करेंगे? शिक्षक पे। शिक्षक का क्या अर्थ होता है, कौन बताएगा? शिक्षक का क्या अर्थ होता है? शिक्षा देने वाला। और इसको हम कैसे बता सकते हैं? मार्गदर्शन भी देता है, हाँ जी, सही रास्ता बताने वाला, सही मार्ग देने वाला। वो तो हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, हमारे वेल विशर्स भी होते हैं। शिक्षक को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वो भी हम यही कहेंगे, वो भी हमें मार्गदर्शन देता है और सही रास्ता दिखाने में मदद करता है। अगर आप तोड़ तोड़ के लिखो ना, शिक्षक को अगर आप तोड़ के लिखोगे तो जो पहला शिक शब्द है उसका क्या अर्थ है? शिखर तक ले जाने वाला। दूसरा क्षय, उसका क्या अर्थ है? क्षमा की भावना रखने वाला। तीसरा है क, शिक्षक तभी तो पूर्ण होगा ना, पहले क्षी, पहले शी आएगा, फिर अक्षय और फिर क। शिक्षक हम हिंदी में ऐसे ही लिखते हैं ना, तो पहले शी का क्या अर्थ है? शिखर तक ले जाने वाला। दूसरे शब्द क्षय का क्या अर्थ है? क्षमा की भावना रखने वाला। और तीसरा क का क्या अर्थ है? कमजोरी दूर करके आपको जो या विद्यार्थी की हर गलती को क्षमा करके उसको उसके शिखर तक, सफलता तक पहुंचाने वाला होता है। जो आपकी वीकनेस होती है ना, उसको, कमजोरी को दूर करने वाला होता है और आपके गुणों को उभारने वाला। तो शिक्षक का क्या अर्थ हुआ? जो विद्यार्थी की हर गलती को क्षमा करने की भावना रखता है, उसकी हर कमजोरी को दूर करके उसको सफलता तक ले जाता है, वही शिक्षक कहलाता है। ये तो हो गया इसके शब्द का मीनिंग। लेकिन शिक्षक को अगर हम देखें तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे टीचर। हिंदी अनुवाद से कैसा प्रतीत होता है कि ऐसा इंसान जो
शिक्षण का कार्य करता है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सहजता और विशेषज्ञता के साथ सिखाता है, वही शिक्षक कहलाता है। तो ये तो हो गया आपका टीचर का मीनिंग, ठीक है। दूसरा है इसमें विद्यार्थी, स्टूडेंट। स्टूडेंट का क्या मतलब होता है? विद्यार्थी को भी अगर हम तोड़ तोड़ के लिखेंगे तो विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, जिसका अर्थ होता है विद्या चाहने वाला। ये किसी भी आयु वर्ग का हो सकता है विद्यार्थी, किसी भी आयु वर्ग का हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, बालक, किशोर, युवा, वयस्क, किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है। बट उसके अंदर एक कौन सी क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वो किसी न किसी चीज को सीख रहा होना अनिवार्य होता है उसके लिए, तभी वो विद्यार्थी की श्रेणी में आता है। तो विद्यार्थी क्या है? वह व्यक्ति जो कोई चीज सीख रहा होता है या कुछ ग्रहण कर रहा होता है, उसे शिक्षक क्या बोलेंगे? विद्यार्थी बोलेंगे। विद्या प्लस अर्थी, ठीक है। तो विद्या चाहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। संस्कृत सुभाषितों में विद्या और विद्यार्थी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। जैसे एक श्लोक है विद्यार्थी के लिए, कागचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण विद्यार्थी के अंदर होने चाहिए। कौन कौन से 5 लक्षण हैं? कोय की तरह चेष्टा, सब और दृष्टि, निरीक्षण क्षमता उसकी होनी चाहिए ऐसी, जैसे कौवे में होती है ना चेष्टा, वैसे चेष्टा होनी चाहिए। बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। बगुला पानी में रहने के बाद भी अगर वो इधर उधर भी देख रहा है, वो जहां चोंच मारेगा वहीं से मछली पकड़ लेगा, उसका उस तरह ध्यान होना चाहिए। कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए, जैसे डॉगी की नींद होती है वैसी नींद होनी चाहिए। अल्प व्यवधान, अल्प व्यवधान पर भी नींद छोड़कर उठ जाए। और हम लोग किस तरह की निद्रा वाले होते हैं? आ रहा है कोई आने दो, कोई भी हमें बुला रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी नींद नहीं छोड़ सकते। तो विद्यार्थी के लक्षण बताए गए हैं। कौन कौन से थे? पहला लक्षण था कोय की तरह चेष्टा होनी चाहिए, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए, अल्पाहारी हो, कम भोजन करने वाला, गृह त्यागी, अपने घर और माता पिता का अधिक मोह ना रखने वाला हो। ये 5 लक्षण विद्यार्थी के अंदर माने गए हैं, ठीक है। और कौन सा है इसमें सेकंड? सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, सुखार्थीन को तो विद्या, विद्यार्थिन को तो सुखम। क्या मतलब है इसका? सुख चाहने वाला विद्या, सुख जो सुख चाहता है, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए, विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या नहीं आ सकती और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। तो ये ऐसे श्लोक बताए गए हैं। दूसरा बताया है इसमें, एक और इसमें बताया गया है, विद्यार्थी अपना 1/4 ज्ञान कहाँ से लेता है? विद्यार्थी अपना 1/4 ज्ञान अपने गुरु से प्राप्त करता है। और 1/4 ज्ञान कहाँ से लेता है? अपनी बुद्धि से। 1/4 ज्ञान कहाँ से लेता है? अपने सहपाठियों से। और 1/4 ज्ञान किससे लेता है? समय के साथ, काल क्रम से अनुभव करके प्राप्त करता है। तो ये विद्यार्थी के लक्षण बताए गए हैं। क्लियर? किसी को कुछ डाउट है? टीचर और स्टूडेंट के मीनिंग में कहीं कुछ प्रॉब्लम है? कोई कुछ पूछना चाहता है? बोलो बेटा, आप नहीं बोलोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैम विद्यार्थी के लक्षण एक बार और बता दीजिए। विद्यार्थी के लक्षण, विद्यार्थी के 5 लक्षण उसमें इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, ठीक है। कौन से हैं? सबसे पहला काग चेष्टा, कौए की तरह चेष्टा होनी चाहिए, कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए। सब और दृष्टि हो, कौवे की चेष्टा कैसी होती है? चारों तरफ उसकी दृष्टि रहता है, हमेशा वो देखता रहेगा इधर उधर, ऐसी चेष्टा रखने वाला होना चाहिए, ठीक है। निरीक्षण क्षमता कैसी होनी चाहिए? तुरंत, एकदम 1 सेकंड में वो कहीं भी कुछ भी देख लेगा, ऐसी उसमें चेष्टा रहती है। तो विद्यार्थी के अंदर भी यही भाव होना चाहिए। ये नहीं कि वो पढ़े हैं सुस्त, उनको अपने फील्ड से रिलेटेड हर नॉलेज रहनी चाहिए, ठीक है। बगुले की तरह ध्यान, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। आपने देखा है डॉग की नींद बहुत कम होती है, वो दिन भर भले ही सोएगा पर रात में दूर से छोटी छोटी आवाज भी उसके कानों में पड़ जाती है और वो हमेशा एक्टिव रहता है, अपनी नींद को छोटी से छोटी आवाज में भी एकदम जाग के देखता है। तो ऐसी निद्रा होनी चाहिए स्टूडेंट की।
आलस का भाव नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। अल्पाहारी हो, फोर्थ इसके अंदर जो गुण माना गया है वो कौन सा है, अल्पाहारी। अल्पाहारी क्या होता है, कम खाना खाने वाला। अगर हमारा ध्यान भोजन की तरफ ही रहेगा ना, या हम ज्यादा भोजन करेंगे, तो उससे हमारे अंदर आलस पैदा होगा। आलस होगा तो हम अपने लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ पाते। तो कम भोजन करने वाला हो। फिफ्थ है गृह त्यागी, अपने घर और माता पिता से मोह, इतना मोह ना हो कि उस जो होम सिकनेस होती है बच्चों के अंदर, वो नहीं होना चाहिए। अपने घर और माता पिता का अधिक मोह ना हो, कभी भी उसको त्याग करना हो, घर से दूर जाना पड़े अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो वो तुरंत जा सके। तो ये 5 लक्षण बताए गए हैं। कागचेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी, पंच लक्षणम। तो ये विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए। और पूछिए, किसी को कुछ पूछना है? कितने स्टूडेंट्स हैं? आज तो स्टूडेंट्स भी कम ज्वाइन हुए हैं। 1 2 3 4 5। आपका नाम क्या है बेटा? मुझे लग रहा है कुछ लोग तो वीडियो ऑन करके ऐसे ही सुन रहे हैं। सभी क्लास ज्वाइन कीजिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप इन चीजों को नोट भी कीजिए, क्योंकि ये सब आपके सिलेबस से ही रिलेटेड है। किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी मैम, आपने विजडम के 6 मौलिक पॉइंट बता दिए थे, शांति और उसके बाद क्या था? जो विजडम जो कर्म योग में उसमें बताया गया था, ज्ञान योग में। हाँ, ज्ञान योग में। हाँ, ज्ञान योग में जो 6 पॉइंट थे वो कौन से थे? सबसे पहला शांति, जी। नियंत्रण, सेकंड है, थर्ड है बलिदान, फोर्थ है सहिष्णुता, फिफ्थ है विश्वास, और 6 है ध्यान। ध्यान का एक पूरा सेंटेंस है कि ध्यान केंद्रित करके मन और भावनाओं को स्थिर करना। तो इसमें आप सिंपल ध्यान लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि ध्यान इसी तरह अप्लाई होता है। क्लियर? चलिए फिर क्लास ओवर की जाए। यस सर। कोई क्वेश्चन किसी का? मैम आपने टीचर और स्टूडेंट का बताया था ना, टीचिंग का भी बताना था आपको ना। आप टाइम खत्म है ना, 5:30 अच्छा। तक नो प्रॉब्लम, मुझे तो कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है वो आगे। हाँ, नेक्स्ट सेशन है, उसमें जो आपका होगा, जो नेक्स्ट वीक आपका मेरा जो डे आएगा फ्राइडे, उसमें जो आपके टॉपिक्स होंगे, उसमें कौन सा होगा आपका शिक्षण। शिक्षण थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैंने उसको नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ा है, ठीक है। शिक्षक विद्यार्थी का मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे शिक्षण के बारे में, गुरु शिष्य परंपरा के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके, गुड आफ्टरनून अगेन, गुड इवनिंग, सॉरी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, गुड इवनिंग। आप लोग को क्लियर हुआ ना? कुछ डाउट तो नहीं था? कुछ समझ नहीं आया या कोई प्रॉब्लम? कुछ बताइए। नो मैम, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। क्या मैम? चलिए, थैंक यू सो मच। कोई भी इशू हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। थैंक यू सो मच। ओके, लीव कर